हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम परसेंटेज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंड इस टॉपिक पे ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने प्रीवियस 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं सबसे पहले उनको जरूर देखिएगा, फिर जाके आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। एंड अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। जहां पे हमने कल छोड़ा था वहीं से आगे हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़े थे अप टू 18 क्वेश्चन एंड यहां हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय Rs 2 lakhs but the tax on income that he has to pay has reduced from 20% to 16%. He now pays the same amount of tax as before. What is his increased income? जो हमने कल कॉन्सेप्ट सीखा था रिवर्स रेशो का, वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा। लेकिन यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, हमारे पास जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स इज इक्वल टू टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये आपको याद रखना है। इनकम टैक्स किसके इक्वल होगा? जितनी आपकी टोटल इनकम होगी मल्टीप्लाई बाय जो रेट लगेगा, ठीक है, उसके इक्वल होगा इनकम टैक्स। अब यहां पे आओ, देखो यहां पे हमारे पास रेट ऑफ इनकम टैक्स गिवन है, ये रिड्यूस हुआ है 20% से 16। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमारे माइंड में एक ही आता है, यहां पे हम रिवर्स रेशो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब हमारे माइंड में ये कैसे आया कि यहां पे रिवर्स रेशो का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा? बिकॉज यहां पे लिखा है सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी जब 20% लगता था तब भी उसको उतना ही टैक्स देना पड़ता है एंड 16% के बाद भी उसको उतना ही देना पड़ता है। यानी जो इनकम टैक्स है, ठीक है, जो अमाउंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, जब भी कांस्टेंट होता है तो हम रिवर्स रेशो का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम जो हमारे पास रेट है इनकम टैक्स का, इसकी रेशो निकालेंगे, रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी 20 एंड 16। इसकी रेशो क्या आएगी? 20:16। अब 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, यानी 5:4। ठीक है, अब यहां पे जो इनकम टैक्स है वो कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास जो टोटल इनकम की रेशो है ये इसका रिवर्स होगा। यानी कि अगर यहां पे 5:4 है तो हमारे पास इनकम टैक्स की रेशो निकलेगी 4:5। बस ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल होगा एंड ये चीज आपको तब समझ आएगी जब आपने 4th वीडियो लेक्चर देखा होगा। ठीक है, तो हमारे पास 4:5 आएगी टोटल इनकम की रेशो। अब हमें निकालना है व्हाट इज इंक्रीज्ड इनकम। इंक्रीज्ड इनकम क्या है जरा मुझे बताओ। इंक्रीज कितनी हुई है इनकम? 4 से 5, यानी 1 यूनिट हुई है इंक्रीज। अब इन्होंने लिखा है अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड 2 लाख रुपए, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 lakhs। ठीक है, अब हमें निकालनी है इंक्रीज्ड इनकम। इंक्रीज्ड इनकम हमारे पास क्या है? 5 है। क्या है? 5। तो हमारे पास 1 यूनिट है 2 लाख, तो 5 यूनिट्स होगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, हमारे पास बनेगा 10 लाख। यानी कि उसकी जो इंक्रीज्ड इनकम है वो हमारे पास है 10 lakhs। नाउ यहां से स्टार्ट होती है हमारी एक और टाइप, कॉन्सेक्यूटिव या कॉन्टिन्यूअस परसेंटेज चेंज। नाउ लेट अस सपोज दैट हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की प्राइस 10% इंक्रीज होती है, कुछ टाइम के बाद 15% इंक्रीज होती है, कुछ टाइम के बाद 5% इंक्रीज होती है। यहां पे जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई कॉन्सेक्टिवली, इसी को हम कहते हैं कॉन्सेक्टिव या कॉन्टिन्यूअस परसेंटेज चेंज। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा यहां पे बताओ नेट चेंज कितना हुआ, तो यहां पे आप कैसे करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ नेट चेंज कितना हुआ, तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर आपके पास
x% पहले चेंज आई, फिर आपके पास y% चेंज आया, तो उस केस में आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 एंड बाहर से परसेंटेज। ये आपके पास क्या है, नेट चेंज। अगर आपके पास दो से ज्यादा परसेंटेजेस होंगी, पहले आपने दो का निकालना है, यहां से एक आंसर आएगा, फिर आपने इसका और इसका निकालना है, ठीक है। लेकिन इतना सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशो मेथड, उससे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पहले ये फॉर्मूला सीखो आप, ठीक है। लेट अस सपोज दैट कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइसेस में पहले 10% इंक्रीमेंट हुई, यानी इंक्रीज हुआ, फिर 30% इंक्रीमेंट हुई। तो बताओ नेट चेंज कितना हुआ। पहले हमारे पास 10%, हम लिखेंगे 10 प्लस, फिर 30% 30, फिर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 100 एंड बाहर से आएगा हमारे पास परसेंटेज, ठीक है। 30 प्लस 10 कितना होता है हमारे पास 40 एंड ये हमारे पास बनेगा मल्टीप्लाई करके 300 अपॉन 100, 100 1 जार 100, 100 3 जार 300, बनेगा 40 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 43%, यानी नेट चेंज कितनी हुई 43%। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। नाउ अगर डिक्रीज हुआ क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा डिक्रीज, तो डिक्रीज के केस में आपने क्या करना है, जैसे यहीं पे अगर आपसे कहा जाता कि 30% डिक्रीज हुआ, आपने इसके साथ माइनस लगाना है, फिर ऐसे आता -30 एंड यहां पे माइनस, बाकी कुछ भी नहीं करना था, फिर प्लस माइनस माइनस बनता 10 माइनस 30, ये था इंक्रीज के लिए एंड ये मैं सिखा रहा हूं आपको डिक्रीज के लिए, फिर प्लस माइनस माइनस बनता 300 अपॉन 100, ठीक है। अब 10 माइनस 30 कितना होता है -20, मैं लिखूंगा -20, फिर यहां पे माइनस 100 1 जार 100, 100 3 जार 300, -3 बनता -23%, यानी -23% डिक्रीज हुआ, जो नेट चेंज है वो -23% डिक्रीज हुआ। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला। अब मैं आपको सिखाऊंगा रेशो मेथड, जो कि हर जगह इस्तेमाल होगा एंड चुटकियों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज डिक्रीज्ड बाय 40% and its base is increased by 40%, what will be the effect on its area। इसको मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। पहले मैं लेता हूं रेशो मेथड, मैं लिखता हूं इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, मैं लिखता हूं हाइट एंड बेस, ओके। हाइट ऑफ ट्राइंगल 40% डिक्रीज की है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 40 अपॉन 100, ये कैंसल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2 अपॉन 5। पहले इसकी थी 5, डिक्रीज हुई है यानी न्यू बनेगी 3, फिर 40% इंक्रीज हुई है, यानी 5 पहले थी, 5 प्लस 2 7, 7 बनेगी 9, ओके। अब यहां पे आपने देखना है, यहां पे ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बहुत जगह आपको काम आएगा, ये होती है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब यहां पे है इफेक्ट, यानी चेंज इन एरिया। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, इससे कोई भी चेंज नहीं होगी, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करना हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 5 आर 25 इनटू 7 3 आर 21, यानी 25:21, ये जो एरिया है इसकी रेशो है। अब हमने देखना इसमें चेंज कितना हुआ है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 4 का, बेस हमारे पास 25 है, मल्टीप्लाई बाय करो 100 एंड बाहर से लगाओ परसेंटेज, ठीक है।
अब 25 1s are 25 and 25 4s are 100, 4 4s are 16, that is 16%। ठीक है, अब 16% यहां पे भी है, यहां पे भी है। देखो 25 से 21 हुआ है यानी डिक्रीज हुआ है, तो हैंस डिक्रीज्ड बाय 16%। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसी क्वेश्चन को मैं फार्मूले से भी करूंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन फार्मूले से भी इजीली हो जाएगा। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 एंड बाहर से परसेंटेज। ठीक है, यहां पे पहले इन डिक्रीज हुआ है यानी x लूंगा मैं -40। ठीक है, डिक्रीज के लिए माइनस लगता है और इंक्रीज के लिए प्लस लगेगा। ओके, तो -40, ठीक है, एंड प्लस 40 प्लस -40 इनटू, देखो अगर आप कहोगे सर आपने यहां पे प्लस क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे मैंने माइनस लिखा। ठीक है, अगर आप जो डिक्रीज हुआ उसी के साथ माइनस लिखोगे ना, फिर फॉर्मूला सेम रहेगा, फिर फॉर्मूले कोई भी चेंज नहीं आएगी। जैसे मैंने इसी के साथ यहां पे अटैच किया, यहां पे मैंने प्लस ही लिख दिया इनटू 40 अपॉन 100। अब ये खत्म हो गया, बिकॉज -40 माइनस प्लस 40 खत्म हो गया। 4 4 16 आएगा -1600 अपॉन 100। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, 4 4 16 आया 1600 अपॉन 100, ये कैंसल आया -1600। माइनस का मतलब डिक्रीज, यानी डिक्रीज बाय 16%। फॉर्मूले से भी निकल गया एंड रेशो मेथड से भी निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 15% देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब आपके पास स्क्वायर का डायगोनल दिया होता है उस केस में हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। अब 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इससे हमारे एरिया के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करते हैं। 15% हुआ है, हम इसको रेशो मेथड से कर सकते हैं आराम से, या फार्मूले से भी कर सकते हैं। मैं ना इसको फार्मूले से करता हूं। देखो 15% यानी x इज इक्वल टू 15, डिक्रीज हुआ है तो माइनस। अब x फिर हमारे पास क्या होगा, या y ले लो, y भी हमारे पास 15 ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या लेना है, d का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, यानी 2 बार हमने -15 लेने हैं। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, -15 फिर -15 मैं लिखता हूं यहां पे प्लस -15 फिर प्लस -15 इंटू -15 अपॉन 100 एंड बाहर से आएगा परसेंटेज। ओके, अब 15 यहां पे क्या है, प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 15 कितना होता है, -30। यहां पे मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही रहता है। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 225 अपॉन 100 एंड बाहर से आएगा परसेंटेज। देखो 22 यहां पे 2 जीरो है, यानी बनेगा यहां पे -30 फिर प्लस क्या बनेगा हमारे पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 2.25। अब जब 30 में से 2.25 आप निकालोगे, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 27.75%, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस हमारे पास जो सी ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने इसी क्वेश्चन को रेशो मेथड से निकालना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ओरिजिनल ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द बॉक्स वाज देन रीमेड इन सच अ वे दैट इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 30%। ओके, एंड जो ब्रेड्थ है वो डिक्रीज हो गई 20% एंड द एरिया इंक्रीज्ड बाय 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज द न्यू एरिया ऑफ बॉक्स। अब हमारे पास जो बॉक्स है वो है रेक्टेंगुलर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ
इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, हमारे पास जो लेंथ है इसकी परसेंटेज दी है एंड ब्रेड्थ की परसेंटेज दी है। जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, इसका यहां पे कोई काम ही नहीं है, बिकॉज हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे रेशो वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले 30% यानी लेंथ, आपने लिखा लेंथ, ऊपर से लिखा इनिशियल एंड फाइनल की रेशो। ओके, अब देखो लेंथ हमारे पास क्या है 30%, यानी 30/100, ये कैंसल, 3/10 बना हमारे पास। अब हमारे पास जो लेंथ है वो इंक्रीज हुई है, यानी पहले अगर 10 थी फिर इंक्रीज हुई है, यानी 10 + 3 हो गया 13। और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ डिक्रीज्ड बाय 20%। 20% किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/5। अब ब्रेड्थ डिक्रीज हुई है, अगर पहले 5 थी अब होगी 5 - 1 दैट इज 4। अब देखना है ये वाले साइड में, ये वाला साइड में को कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। ठीक है, हमारे पास एरिया, एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी 5 × 5 = 25 एंड 13 × 2 = 26। ये हमारे पास निकला एरिया। ओके, अब क्या कहते हैं, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 100 सेंटीमीटर। जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है, तो यहां पे हमारे पास एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 यूनिट 100 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द न्यू एरिया, हमने निकालना है न्यू एरिया। न्यू एरिया है 26, यानी 26 मल्टीप्लाई बाय, अगर 1 यूनिट है 100 सेंटीमीटर तो 26 कितना होगा, 26 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो कभी कभार क्वेश्चन में कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, जैसे यहां पे ये थी। अब आप सोचते ये 20 सेंटीमीटर क्यों दिया है, क्या है, क्या मसला है, ये आपने नहीं सोचा। अब आपके माइंड में है यहां पे हमने क्या करना है, जो कॉन्जेक्टिव यहां पे हमारे पास परसेंटेजेस दी है, मैंने आपको सिखाया है इसके लिए रेशो मेथड, तो फटाफट से आपने वो अप्लाई करना है एंड अपना क्वेश्चन निकाल देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ क्यूबॉइड इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 63.63% एंड जो ब्रेड्थ है उसको डिक्रीज किया है 41:2/3%, हमने निकालनी है हाउ मच परसेंटेज द हाइट शुड बी चेंज, यानी परसेंटेज चेंज इन हाइट। जो हमारे पास वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, देखो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ओके, हमारे पास जो लेंथ है इसकी परसेंटेज यहां पे गिवन है, हम लिखेंगे पहले इनिशियल और फाइनल की हमने रेशो निकालनी है। हमारे पास है लेंथ। ओके, अब देखो यहां पे हमारे पास है 63.63%। ठीक है, अब 63.63%, देखो इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास हम अगर देखेंगे 1/11, ये किसके इक्वल होता है, 9:1/11%। अब 963 कब बनेगा, जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7/11 हमारे पास इक्वल होता है 63.63%। अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है, आप 63.63% को ब्रेक करो, ब्रेक के बाद आराम से इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो निकाल सकते हो, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जब भी आपके पास कोई ऐसी फ्रैक्शन हो जिसका आपको पता नहीं, कोई ऐसी परसेंटेज हो जो आपको पता नहीं चलता है इसको मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो आप उसको ब्रेक डाउन करके इजीली कर सकते हो। यहां पे क्या है, इंक्रीज हुआ है, अगर पहले 11 थी हमारे पास लेंथ, इंक्रीज हुई है यानी +7, 11 + 7 होता है 18। अब
जो ब्रेड्थ है वो डिक्रीज हुई है। सबसे पहले 41:2/3 इसकी हमने निकालनी है फ्रैक्शनल वैल्यू। देखो अपान में 3 है यानी 1/3, बट 1/3 होता है 33:1/3। ये तो होगा नहीं। अब क्या होगा, हमारे पास दूसरा एक भी होता है 1/12। अगर आप देखोगे वो हमारे पास होता है 8:1/3%। यहां पे भी अपान में 3 है। ओके, नाउ अब हमें चाहिए 41:2/3। अगर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास बनेगा 40 एंड ऊपर बनेगा 5/3। ठीक है, अब 5/3 है, फिर इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 5/3 को अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, 1 and 2/3। 3 1 3 + 2 5/2। ये जो ये 1 है जब ये 40 के साथ प्लस होगा तो बनेगा 41 और ये बनेगा 2/3 जो मैंने यहां पे किया। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बनेगा 5/12। क्यों हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब जो हमारे पास ये है ना इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 5/12। सो ब्रेड्थ हमारे पास क्या होगी, ब्रेड्थ डिक्रीज हुई है। अगर पहले 12 थी तो अब क्या बनेगी 12 - 5 दैट इज 7। ओके, फिर हमें चाहिए थी हाइट, लेकिन हमें निकालनी है हाइट और कहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। कल का कॉन्सेप्ट याद करो, जब हमारे पास कांस्टेंट होता था हम क्या करते थे, जो रेशो गिवन होती थी उसका रिवर्स करते थे या इनवर्स करते थे। यहां पे रेशो हमारे पास क्या है 11 × 12 एक साइड से एंड दूसरी साइड से है 18 × 7। तो हाइट में यहां पे क्या होगा रिवर्स रेशो होगा, यानी 18 × 7 और 11 × 12। तो ये हमारे पास बनेगी हाइट की रेशो। बस अब निकल गया हमारे पास। ठीक है, जरा इसको आप सिंप्लीफाई करो। देखो 18 है तो 9 2s are 18 and 6 2s are 12। ओके, देन 3 3s are 9 and 3 2s are 6। ये हमारे पास क्या बना 7 3s are 21। मैं लिखता हूं यहां पे 21 is 2, 11 2s are 22। अब मैंने क्या निकालना है परसेंटेज द हाइट शुड बी चेंज्ड, यानी कितनी चेंज हुई हमारे पास 21 से 22। 1 बेस हमारे पास 21 है, मल्टीप्लाई बाय करो 100 एंड बाहर से लगाओ परसेंटेज। ठीक है, तो 21 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा जरा करो 100। ठीक है, तो 21 को क्या मल्टीप्लाई करोगे 21 4s are 4 1s are 4 4 2s are 8 तो बनेगा 84। 21 4 तो ठीक है, यहां पे हमारे पास 4 आ रहा है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपके पास आएगा 4.76%। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे सिंपल डिवीजन है, बाकी यहां पे कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ठीक है, वेयर एज द ब्रेड्थ ऑफ दैट क्यूबॉइड इज डिक्रीज्ड बाय 30%। द हाइट रिमेन्स द सेम एज अर्लियर। जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था यहां पे क्या थी, जो वॉल्यूम था वो कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे हमारे पास जो हाइट है वो कांस्टेंट है। ये आपका होमवर्क है, सिर्फ मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूं। देखो वॉल्यूम हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। हमने निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितनी चेंज हुई। अब इन्होंने बोला है हाइट रिमेन कांस्टेंट। हाइट क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वजह से जो वॉल्यूम है इसकी चेंज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे हम हाइट लिखेंगे नहीं, सिर्फ वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, हाइट क्यों नहीं लिखी, बिकॉज हाइट हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से चेंज के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। अब निकालो 25% की वैल्यू हमारे पास बनेगा 25% 1/4। ठीक है, 30 निकालो ये बनेगा 30/100, ये कैंसिल बनेगा 3/10। अब आप यहां पे आराम से कर सकते हो। देखो इनिशियल लेंथ हमारे पास क्या बनेगी 4, यहां पे इंक्रीज हुई है तो 4 + 1 5। ओके,
देन ब्रेड्थ हमारे पास क्या है 10 है इनिशियल, फिर डिक्रीज हुई है तो 10 -3 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर यहां से आगे आप खुद ही इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 120% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 40%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां पे चेंज की बात होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका यहां पे कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पे हम देखेंगे रेडियस और हाइट की बात। ओके, नाउ रेशो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। पहले लिखेंगे इनिशियल एंड फाइनल। सबसे पहले यहां पे क्या है रेडियस, रेडियस है 120% इंक्रीज, यानी 120/100। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी 6 2 12 एंड 5 2 10, दैट इज 6/5। अगर इनिशियल 5 है फिर इंक्रीज हुआ है तो 6 + 5 आएगा 11। अब यहां पे हमें चाहिए आर स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर, यानी इनको 2 बार लिखना है। स्क्वायर का मतलब है मल्टीप्लीकेशन 2 बार। ओके, उसके बाद हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमारे पास क्या है 40%, यानी 40/100। ये और ये कैंसल, 2 2 4 2 5 10, दैट इज 2/5। ओके, अब हमारे पास जो हाइट है वो डिक्रीज हुई है। अगर पहले 5 थी तो फिर डिक्रीज हुई है 5 - 2, दैट इज 3। करो आप इसको सिंप्लीफाई। 5 5 25, 25 5 125, 11 11 121, 121 3 363। अब हमने बोला है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। इंक्रीज कितना हुआ है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी 363 - 125, ये हमारे पास आता है 238। बेस हमारे पास है 125, फिर करो मल्टीप्लाई बाय 100। अब 25 5s are 125 एंड 25 4s are 100। ठीक है, अब 5 डिवाइडेड बाय 238 करो। जब आप ये करोगे आपके पास आएगा 47.6, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो ये आएगा 190.4%। हैंस हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला लिखो, जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, यानी इसकी हमारे पास जरूरत ही नहीं है। फिर आर स्क्वायर तो हमने 2 बार लिखा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। हाइट है यहां पे लिखा, आराम से क्वेश्चन निकल गया। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे बात हो रही है स्फीयर की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एंड यहां पे बात हो रही है परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो मतलब हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो अब 4/3 पाई ये हमारे पास कांस्टेंट है, हमें कुछ नहीं करना, इसको भी कुछ नहीं करना, यानी आर हमने देखना है, आर क्यूब एंड आर स्क्वायर, इस पे हमारी सारी वैल्यू डिपेंड करेगी। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 119.7%। जो वॉल्यूम है स्फीयर का उसको इंक्रीज किया गया 119.7%। यानी कि अगर वॉल्यूम 100 था तो 100 पे 119, यानी 100 प्लस 119.7 इतना इंक्रीज हुआ ना, ये बना हमारे पास 219.7। 100 प्लस ये तो ये बनेगा हमारे पास 219.7। ओके, अब ये हमारे पास क्या बनेगा 100 यहां पे 7 और अपान में आएगा 10, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन लगेगी। जब मल्टीप्लीकेशन लगेगी तो 1 0 बढ़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा खत्म यहां पे।
ऐसा आएगा। अब देखो ये वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम क्या है, रेडियस का क्यूब है, रेडियस का क्यूब है, इसका मतलब ये किसी ना किसी का क्यूब जरूर होगा। तो किसका क्यूब है, ये हमारे पास है 10 का क्यूब। देखो आपको जो क्यूब है ना वो कम से कम 1 से लेके 15 या 20 तक, कोशिश करना 20 तक याद होने चाहिए क्यूब, एंड जो स्क्वायर्स हैं वो भी आपको 20 तक याद होने चाहिए, उससे आपकी कैलकुलेशन इजी होगी एंड बहुत जगह इस्तेमाल होगा। अब 2197 ये किसका क्यूब है, अब हम जानते हैं ये 10 का क्यूब है, ये 10 से बड़ा ही होगा, 11 का नहीं है, 12 का नहीं है, बिकॉज 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 13 से चेक करो, 13 13 13, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 7 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, इसका मतलब ये डेफिनेटली 13 का क्यूब है। ये मैं एक सिंपल यहां पे ट्रिक सिखा रहा हूं, बिकॉज यहां पे मुझे ये वाला पता है एंड यहां पे मैं इसका अंदाजा लगा रहा हूं। तो आएगा 13 का क्यूब। ओके, यानी रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास निकल गया 10। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में हमें चाहिए आर स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर एंड आगे से फिर 13 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालनी है टोटल सरफेस एरिया स्फीयर। अब यहां से हमारे पास रेडियस निकला 10, अब r का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, यहां पे 13 का स्क्वायर, 10 10 जार 100, 13 13 जार 169। ओके, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 69 का, यानी 69 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो बहुत ही सिंपल आगे निकल गया, फिर बना 69%। हेंस हमारे पास जो बी ऑप्शन है यही क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, यहां से टाइप और चेंज हो गई। अब यहां पे हम बात करेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग की। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। हमारे पास जो इनकम है, आपकी जो इनकम है, ठीक है, आपकी इनकम 200 है, इस 200 में से आप कुछ खर्च करोगे, लेट अस सपोज दैट 150 रुपए खर्च करोगे, बाकी 50 रुपए आपने कहां डाले, ऑब्वियसली सेव करोगे। यानी जो इनकम है दिस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बस ये फॉर्मूला आप याद रखो। अब इसी के बेसिस पे हमारे आगे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। राघव ने 80% ऑफ इनकम स्पेंड की इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 12% एंड द सेविंग डिक्रीज्ड बाय 10%। देखो यहां पे हमारे पास जो परसेंटेज है ना ये इजी है। जब आपके पास परसेंटेज इजी होगी आप क्या करोगे, आप 100 लोगे, 100 की परसेंटेज निकाल के कर सकते हो। कैसे होगा वो आपको मैं समझाता हूं। अगर आपकी जो परसेंटेज है वो डिफिकल्ट होगी, फिर आप क्या करोगे, फिर आप रेशो लेगोगे, ठीक है। यहां पे भी आप रेशो ले सकते हो, लेकिन 100 से यहां पे ज्यादा इजी होगा। अब आप क्या करोगे, देखो राघव क्या करता है, स्पेंड कर रहा है, स्पेंड मींस एक्सपेंडिचर। पहले लिखो फॉर्मूला, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, अब देखो राघव खर्चा करता है 80% ऑफ हिज इनकम। यहां पे आप लोग लेट अस सपोज दैट इनकम हमारे पास है 100, अब 100 का 80% वो स्पेंड कर रहा है, यानी 100 का 80%, ये कैंसल, 100 का 80% कितना होगा, 80। हमने एज्यूम किया है इनकम हमारे पास 100 रुपीस है, ठीक है। तो जब इनकम आपके पास 100 है, एक्सपेंडिचर 80 है, बाकी कितना बचा, बाकी हमारे पास बचा 20, यानी 20 वो सेव करेगा। ओके, फिर इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 12%, अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो गई कितनी, 12%, तो 100 का 12% कितना होता है, 12 ही होता है, तो इंक्रीज कितना हुआ, 12%। फिर क्या कहता है, एंड द सेविंग डिक्रीजेस बाय 10%, और जो सेविंग है ये डिक्रीज हो गई कितनी, 10%। आपने निकालना है 20% का 10, यानी 20% का 10% कितना होता है, 10 बाय 100, 10 1 जार 10, 10 10 जार 100,
10 1 जार 10, 10 2 जार 20, दैट इज 2 आएगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है, माइनस है। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है। जरा मुझे बताओ अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा जिससे आप माइनस करोगे तो 12 आएगा। ऑब्वियसली 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12, यानी कि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है इसमें इंक्रीज होगा 14 का। ये हमारे पास क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। अब इंक्रीज एक्सपेंडिचर है 14, हमें निकालनी है परसेंटेज, तो आएगा 14 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, एंड बाहर से लगाओ परसेंटेज, ये वाला 0 ये वाला 0 कैंसल। अब आ गया 2 4 जार 8। ठीक है, एंड यहां पे आएगा, सॉरी हाँ यहां पे मैं लिखता हूं 4 2 जार 8 एंड 5 2 जार 10। ठीक, उसके बाद 2 2 जार 4, 7 2 जार 14, 7 5 जार 35, 35 अपॉन 2%। 35 कितना होता है, इसका हाफ होता है 17.5%। हेंस हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मोनिका स्पेंड्स 72% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। देखो मोनिका क्या करती है, 72% अपनी इनकम क्या करती है, खर्च कर देती है। सबसे पहले लिखो हमारे पास इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, अब यहां पे देखो मोनिका क्या कर रही है, 72% खर्च कर रही है। लेट अस सपोज दैट इनकम 100 है, 100 का 72% कितना होगा, वो होगा 72 ही। अगर एक्सपेंडिचर वो 72 कर रही है तो बाकी कितनी बचेगी सेविंग, 100 माइनस 72 दैट इज 28। ओके, अब देखो इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, अगर उसकी इनकम इंक्रीज होगी कितनी, 20%, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होता है। ठीक है, ओके, फिर एंड सेविंग इंक्रीजेस बाय 15%, और सेविंग इंक्रीज हो गई 15%, यानी 28 का निकालो आप 15%। करो जरा इसको सिंप्लीफाई, हमारे पास है 5 3 जार 15 एंड 25 जार 100। अब आ गया 10 2 जार 20, या 4 से करो सीधा, 5 4 जार 20 एंड यहां पे क्या आएगा 8, 7 4 जार 28, 7 4 जार 28। आपके पास क्या आएगा 7 3 जार 21, 21 अपॉन 5, 21 अपॉन 5 ये कितना होता है 4.2। ठीक है, यानी सेविंग उसकी बढ़ गई कितनी 4.2। अगर हमारे पास इनकम 20 है, सेविंग 4.2 है, तो यह कितना आएगा 20 माइनस 4.2। जरा करो 20 माइनस 4.2, यह आएगा हमारे पास 15.8। अब देखो देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय, आपने क्या निकालनी है एक्सपेंडिचर की परसेंटेज चेंज, यानी कि 15.8 अपॉन 72 इनटू 100। यहां पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आएगा 158 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 10 इनटू 100। ओके, 10 1 जार 10, 10 10 जार 100। ठीक है, फिर करो सिंप्लीफाई, 36 2 जार 72 एंड यहां पे हमारे पास आएगा 79। ओके, फिर 18 2 जार 36 एंड 5 2 जार 10। 79 मल्टीप्लाई बाय 5 बनता है 395 अपॉन 18, इसको इससे डिवाइड करो, आपके पास आएगा 21.9%, which is the required answer. Hence, second option is the correct answer. Next question. The income of Raju is 20% more than his expenditure. जो हमारे पास इनकम है राजू की वो कितनी है 20% more than his expenditure. यहां पे आप 100 लेके भी कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करूंगा
रेशो वाले मेथड से। ठीक है, रेशो वाले मेथड से मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले आप लिखो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब यहां पे 20% है, 20% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, ये हमारे पास आएगा 1/5। ठीक है, अब यहां पे क्या लिख रहा है, इनकम ऑफ राजू मोर है देन हिज एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर उसका एक्सपेंडिचर 5 है, ठीक है, तो फिर उसकी इनकम कितनी होगी 6। ओके, अगर एक्सपेंडिचर 5 है तो सेविंग कितनी होगी 1 होगी, 5 + 1 6। ओके, अब देखो इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 60%, अब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई कितनी 60%। अब देखो 6 का 60% निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, अब इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप यहां पे 2 0 लगाओ, यहां पे यहां पे यहां पे। ओके, अब 600 का 60% निकालो, निकालो 600 का 60%, ये कैंसल, ये कैंसल, 6 6 36 यानी 360। इसी तरह से हिज एक्सपेंडिचर 70% प्लस 70% एक्सपेंडिचर, यानी 500 का आपको निकालना है 70%, यानी 70/100, 100 1 100, 100 5 500, 70 + 5 कितना होता है 7 5 35, यानी 350। अब मुझे बताओ सेविंग कितनी होगी, अगर 360 टोटल इनकम है, 350 आप खर्च कर रहे हो, तो बाकी बचे 10, या 360 - 350 करोगे तब भी 10 ही आएगा। आपको क्या निकालना है, देन बाय व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। अब यहां पे प्लस है, माइनस का कोई नामो निशान नहीं, यानी इंक्रीज हो रही है, यानी डिक्रीज वाली खत्म। ओके, अब यहां पर हम इसका निकालेंगे 10/100 इंटू 100 बाहर से परसेंटेज, तो ये तो दिख ही रहा था, ये कैंसर बनेगा 10%, यानी ये वाला इट इंक्रीजेस बाय 10%, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए है, इसको आप सिंप्लीफाई करो एंड ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, एंड आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पे मैंने जो परसेंटेजेस है ना वो थोड़ी सी टिपिकल ली है। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, अब यहां पे इनकम, उसके बाद यहां पे इनकम है, यहां पे एक्सपेंडिचर की परसेंटेज है। ठीक है, सबसे पहले इनको हम ना कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, फिर हम आगे काम करेंगे। देखो 87.5% है। ओके, इसकी मुझे बताओ जरा फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, नहीं पता होगी, सबको पता नहीं होगी, यहां पे हम फटाफट से फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो 87 को आप लिख सकते हो ना 50% प्लस 25%, फिर प्लस लिखोगे, कितना बचा हमारे पास 12.5%। सिंपल आपने याद रखना है, इसको आपने इस तरह से ब्रेक डाउन करना है ताकि आपकी सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल इजी हो जाए। अब 50% होता है 1/2, 25% होता है 1/4 एंड 12.5% होता है 1/8। ओके, निकालो इसका एलसीएम, 8 आएगा, बिकॉज 2 8 को भी मल्टीप्लाई करता है, 4 8 को भी मल्टीप्लाई करता है, तो जो सबसे बड़ी रकम है वो आएगी एलसीएम। अब 2 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 8 आएगा, 4, वही 4 ऊपर से भी, यानी 4 प्लस 4 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 ऊपर से भी 2, यानी 2 1 2 प्लस 1, 4 5 6 7, आई हैव 7/8, यानी कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 7/8, यानी मैं लिखूंगा 87.5%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आई 7/8। ओके, देन 11:1/9 क्या है, 9 है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 1/9। एंड आप जानते हो 14.28 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7। बस निकल गया, अब हमारा काम आसान है। अब आओ आप क्वेश्चन पे, साहिल स्पेंड्स
87.5% ऑफ हिज इनकम, इतनी इनकम वो खर्च कर रहा है। देखो अभी तक जो क्वेश्चन थे उनमें क्या था, इनकम 20% मोर कर रहा था, मोर कर रहा था, कहीं पे लेस हो रहा था। तो यहां पे सीधा दिया है कि 87.5% अपनी इनकम वो स्पेंड कर रहा है। अब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 8, यानी कि अगर वो इतनी इनकम स्पेंड कर रहा है मतलब 8 उसकी टोटल इनकम है, एंड हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो आएगा 7। जब मोर होता था या लेस होता था उस केस में यहां पे हम प्लस करते थे या माइनस, लेकिन यहां पे सीधा लिखा है साहिल स्पेंड्स 87.5% ऑफ हिज इनकम। अब हमें पता है जो डिनोमिनेटर में वो ओरिजिनल होता है, यानी ओरिजिनल उसकी इनकम है, इतना उसने स्पेंड किया। ये पहला पॉइंट था यहां पे याद रखने का। प्लस अब 7 को क्या प्लस करोगे, ये आएगा 1, काम हो गया। ओके, अब क्या कह रहा है, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 11:1/9%, यानी 1/9, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ये है, यानी कितना हो रहा है 1/9 इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंड उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है कितना, ये इंक्रीज हो रहा है 14.28%, दैट इज 1/7। देखो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, 1/7 एंड 7 आपस में डिविजिबल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन 8 एंड 9 आपस में डिविजिबल नहीं है। अगर ये नहीं होंगे ना, इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आगे जाके, ठीक है। इसलिए आप क्या करोगे, जो यहां पे है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 9 8 जार 72, पूरा फुल आगे तक मल्टीप्लाई करना है, 9 7 जार 63 प्लस 9 1 जार 9। अब ये हमारे पास न्यू वैल्यू बन गई। ओके, यहां पे प्लस 1/7 इंक्रीज हुआ है। कभी कभार यहां पे दोनों जगह डिनोमिनेटर मल्टीपल नहीं होंगे, उस केस में आपने इन दोनों का एलसीएम निकालना है, उस एलसीएम से इधर मल्टीप्लाई करना है। ओके, बस अब काम हो गया। अब देखो 72 मल्टीप्लाई बाय 1/9 करो, 72 मल्टीप्लाई बाय 1/9, इसी का 1/9 निकलना था ना, 9 1 जार 9, 9 8 जार 72, यानी कितना इंक्रीज हुआ 8। यहां पे 63 है, तो 7 1 जार 7, 7 9 जार 63, 9 का इंक्रीज हुआ, प्लस यहां पे हमारे पास 9 है, सॉरी अब यहां पे हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि यहां पे हमारे पास 8 है, यहां पे 9 है, तो यहां पे माइनस हुआ है, -1 हुआ है। ओके, बस ये कॉन्सेप्ट था जो आपने यहां पे देख लिया। ओके, अब देखो ये इंक्रीज है, क्या है ये इंक्रीज, यहां पे ये डिक्रीज है, मैं लिखता हूं इंक्रीज या डिक्रीज। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड हिज करंट सेविंग। अभी करंट सेविंग उसकी क्या है, अभी तक क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, देखो व्हाट परसेंटेज डज हिज सेविंग इंक्रीजेस या डिक्रीज, किसकी बात हो रही थी, इंक्रीज या डिक्रीज की बात हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में बात हो रही है फाइंड हिज करंट सेविंग, उसकी अभी की सेविंग कितनी है, ये उसकी बढ़ी हुई है, ये उसकी ओरिजिनल है, यानी ये वाली। अब करंट वाली क्या आएगी, उसकी करंट इनकम आएगी उसकी 72 प्लस 8 80, 63 प्लस 9 कितना होगा 72, देन 9 माइनस 1 कितना होगा 8, या सीधा 72 प्लस 8 होगा 80। बस ये कॉन्सेप्ट यहां पे याद रखने वाला था। अब हमें क्या निकालना है, देन फाइंड हिज करंट सेविंग परसेंटेज, जो करंट सेविंग है यानी 8, इसकी परसेंटेज निकालनी है। अब इसकी परसेंटेज निकलेगी इसके इनकम के कंपैरिजन में, यानी 8/80 into 100। बस ये कॉन्सेप्ट था जो आपने समझना था। 8 1 जार 8, 8 10 जार 80, 10 1 जार 10, 10 10 जार 100, आया 10%, यानी कि हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। आपने एक कॉन्सेप्ट यहां पे सीखा, अगर आपके पास होगा फाइंड हिज करंट, करंट लिखा होगा यानी जहां पे भी आपको लगेगा अभी की करनी है, करंट सेविंग होगा, एक्सपेंडिचर होगा या इनकम होगा, ठीक है, तो वो आपने देखनी है इनकम के कंपैरिजन में। इनकम तो नहीं होगी बल्कि क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा या सेविंग होगी, ठीक है। अगर इनकम होगी तो इनकम को आपने देखना है इसके मुकाबले में जो ओल्ड थी और नई थी, ठीक है।
ये इसका मेन मकसद था क्वेश्चन का यहां पे समझाने का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज Rs 13,500। देखो यहां पे हमारे पास वैल्यू गिवन है एंड काफी बड़ी वैल्यू है। हम जानते हैं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप ये इनकम यहां पे लिखोगे, फिर एक्सपेंडिचर यहां पे लिखोगे, फिर उसको माइनस करके सेविंग लिखोगे, ठीक है। फिर आप यहां पे 14% 7% निकाल सकते हो, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन काफी लंबी होगी। जब भी आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यू होंगी आप सिंपल उनकी रेशियो निकालो। कैसे? 13500 ये हमारे पास इनकम है एंड एक्सपेंडिचर हमारे पास है 9000 का। ये कैंसिल 27,500 होता है 135 एंड 18,500 होता है, ठीक है। फिर 9 3 27 एंड 9 2 18 निकल गई 3:2 निकली रेशो। यानी ये हमारे पास इनकम है एंड ये हमारे पास एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग क्या आएगी 1। बस क्वेश्चन निकल गया। अब हमें नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14%। 14% इनकम इंक्रीज हुई है। देखो यहां पे अगर 3 की परसेंटेज निकालोगे तो डेसिमल में आएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 0 लगाओ 2 यहां पे। अब 14% कितना होता है? 300 का 14%। ये कैंसल, ये कैंसल, सीधा 14 3 कितना होता है 42। ये इंक्रीज हुआ। 200 का 7% निकालना है, तो 200 का प्लस 7%, सीधा 7 2 14 निकाल के देखो निकल जाएगा। अब यहां पे 42 यहां पे सेविंग है, तो सेविंग कितना आएगा 42 माइनस 14, ठीक है, आया 28। हमें निकालना है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। सेविंग में इंक्रीमेंट देखनी है आपने, सिंपल यहां पे 28 है, बेस है सेविंग की 100 इंटू 100, बाहर से परसेंटेज, तो ये कैंसल आया 28%। हमारे पास नन ऑफ दिस, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज Rs 43,000। A spends 95% of his salary and B spends 80% of his salary। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझना है। देखो सम ऑफ ए एंड बी हमारे पास ये है, ओके। उसमें क्या करता है जो ए है वो स्पेंड करता है 95% अपनी सैलरी में से, और जो बी है वो 80% ऑफ हिज सैलरी स्पेंड करता है। इफ देयर सेविंग आर सेम, उनकी सेविंग क्या है सेम है, यानी इक्वल है। यहां पे सेविंग की कंडीशन दी है ना इक्वालिटी की, तो हम सेविंग पे ही फोकस करेंगे। देखो अगर ए स्पेंड करता है 95% अपनी इनकम का, ठीक है, तो जरा मुझे बताओ सेव कितना करेगा। ऑब्वियसली 5%। अगर 95% खर्च करता है तो फिर 5% सेव करता है, यानी ए करता है ए की इनकम का 5% सेव, ठीक है। मैं लिखूंगा 5% ऑफ ए। सेविंग दोनों की सेम है यानी इक्वल है। अगर ये 80% खर्च कर रहा है तो बाकी बचा 20% सेव कर रहा है, यानी 20% ऑफ बी। बस ये इसकी कंडीशन थी जो हमने समझ ली, बस अब क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला परसेंट खत्म, 5 1 5 एंड 5 4 20। बी को लाओ आप इस साइड, ये हो जाएगा a अपॉन बी, ये बनेगा 4/1। जब हमारे पास a 4 होगा b क्या होगा 1 होगा। अब देखो व्हाट इज ए सैलरीज, हमने निकालनी है ए की सैलरी कितनी है। यहां पे लिखा है सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी, यहां पे निकालेंगे हम ए एंड बी का सम कितना है 4 + 1 5, ठीक है, यानी 5 यूनिट्स, और इन्होंने दिया है ये इज इक्वल टू 43,000। ओके, अब 1 यूनिट कितना आएगा, यह आएगा 43,000 डिवाइडेड बाई 5। करो जरा इसको डिवाइड, ये हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 8600, यानी 1 यूनिट आएगा 8600। 1 यूनिट इज इक्वल टू 8600। हमने निकालनी है ए की सैलरी। ए की सैलरी कितनी है 4, यानी अगर 1 यूनिट है ये यू है।
अगर 1 यूनिट है इतना, तो 5 यूनिट कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 86,000, ठीक है, सॉरी 8600 है, 8600 है ये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा 34400। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यहां पे समझना था। यहां पे स्पेंड दिया है 95% सैलरी ए स्पेंड करता है, ये बी स्पेंड करता था। यहां पे सेविंग दी थी सेम, यानी इक्वलिटी। जहां पे हमें इक्वलिटी मिलेगा वहीं से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इनने लिखा था सेविंग सेम है, तो हमने फोकस किया सेविंग पे। यहां पे ए करता है 5% सेव एंड बी करता है 20% सेव अपनी इनकम का, ठीक है। फिर हमने क्या किया? इनको सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एज इनकम इज 60% ऑफ बीज इनकम। ए की जो इनकम है ना वो 60% है बी की इनकम की। ए और बी, लेट अस सपोज दैट अगर मैं बी की इनकम लेता हूं 100, तो ए की इनकम कितनी होगी? बी की इनकम का 60%, यानी बी की इनकम फिर होगी 60। ये हमारे पास क्या है? इनकम। फिर यहां पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, एंड एज एक्सपेंडिचर इज, ए का जो एक्सपेंडिचर है EXP, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? 70% ऑफ किसका? एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें ना ही ए का एक्सपेंडिचर पता है ना बी का एक्सपेंडिचर पता है, तो यहां से हमें कुछ नहीं निकलेगा, मत निकलेगा कुछ। आओ आगे वाले स्टेटमेंट पे। इफ एज इनकम इज, अगर ए की इनकम क्या है? एज इनकम क्या है? 75% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। 75% किसका? एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ओके, अब ए की इनकम है 60, मैं लिखता हूं 60 इज इक्वल टू 75 को क्या लिखूंगा मैं? 75 अपॉन 100, ठीक है। अब देखो 15 5s are 75 and 20 5s are 100, 4 5s are 20, 3 5s are 15 into expenditure of B। अब एक्सपेंडिचर ऑफ बी ये निकलेगा 60 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। जब 3 अपॉन 4 इधर आएगा ये बनेगा 4 अपॉन 3, यानी मैं इसको इधर ही लिखता हूं 4 अपॉन 3 इंटू ये, ठीक है। 3 1s are 3, 20 3s are 60, 24s are 100, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना निकलेगा? एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू 80, ठीक है। मैं लिखूंगा 80, एक्सपेंडिचर कितना है? 80 है, ओके। अब यहां से आप आराम से एक्सपेंडिचर ऑफ ए निकाल सकते हो। एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या है? 70% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी 70% इनटू एक्सपेंडिचर ऑफ बी यानी 80। 70% कितना होता है? 70 अपॉन 100 इनटू 80। अब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 8 7s are 56। बस अब हो गया, एक्सपेंडिचर आ गया इतना, ओके। अब देखो ए की इनकम कितनी है? 60 एंड एक्सपेंडिचर है 56। बी की इनकम है 100 एंड एक्सपेंडिचर है 80। हमने क्या निकालना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए सेविंग टू बी सेविंग, इनकी सेविंग की रेशियो। तो सेविंग कितनी आएगी? 60 इनकम है, 56 एक्सपेंडिचर हो, तो बाकी बचा 4, 100 और 80। 100 है इनकम, 80 है एक्सपेंडिचर, बाकी बचा 20। 4 1s are 4, 4 5s are 20, that is 1:5, which is the required answer, hence B option is the correct answer। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होगी, कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे एंड कल हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।